We have one room here, one room here. We can make on the lights. Let's see where it's left. और आप सभी का स्वागत है इस गोष्ठी पे आज, जो कि आपने लेटली सुना होगा कि कई जो यंग लोग जो जवान लोग हैं उनकी अचानक मृत्यु हो रही है एक्सरसाइज करते हुए, जो कि वैसे देखा जाए तो काफी फिट लगते हैं। और ये काफी कई दिनों से लखनऊ में एक डॉक्टर की भी मौत हुई जो कि जस्ट 41 ईयर्स ओल्ड थे। एक मिस्टर इंडिया थे जो लेटली कोटा राजस्थान से, उनकी भी डेथ हो गई। वो भी कोई लोग यंग 40s में थे। और कोई पुलिस वाले भी थे जो 24 साल की उम्र थी। तो इस तरह से कई केसेस सुनने में आ रहे हैं। यूएस के अंदर भी जैसे कुछ फुटबॉल प्लेयर्स थे, उनके साथ में भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा काफी सुनने में आ रहा है। तो इसको लेके काफी लोगों की कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं और कई सवाल हैं। तो उस चीज को लेके डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल डोरी फाउंडेशन के जो डॉक्टर्स आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं राजस्थान पत्रिका के साथ, लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए और उनकी हेल्थ अवेयरनेस को लेके सुधार करने के लिए इस चीज के अंदर। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया यूएस में। डॉक्टर रणवीर राठौर, जो कि इंटरनल मेडिसिन बोर्ड सर्टिफाइड फिजिशियन है टोलेडो ओहायो में, जो कि फॉर्मर यूके ट्रेंड भी हैं। और मैं खुद डॉक्टर राठौर, जयवीर राठौर, डोरी प्रेसिडेंट और जॉन्स हॉपकिंस ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट और को चेयरमैन ऑफ एपिलेप्सी फाउंडेशन फ्लोरिडा। और भी हमारे कई साथी ज्वाइन करेंगे और हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं आज। वैष्णवी शर्मा, शी हैज ज्वाइंड फ्रॉम यॉर्क मेडिकल कॉलेज इन इंग्लैंड। और भी कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। शैलेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, सभी का स्वागत। मैं शैलेंद्र शर्मा, राजस्थान पत्रिका से नेशनल हेड सोशल कनेक्ट पत्रिका समूह और डोरी फाउंडेशन की ओर से जो आयोजित टॉक शो है, ये पैनल डिस्कशन, आप सभी का स्वागत है। जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स का जो पैनल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, जिसका विषय है सडन कार्डियक डेथ एंड स्ट्रोक इन यंग। क्योंकि लगातार पिछले अगर 2-3 साल का हम आंकड़े अगर उठा के देखें तो ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज की मौत हुई है हार्ट अटैक से। चाहे वो साउथ की बात करें तो ओनली 40 ईयर के जो एक हीरो रहे हैं, राजकुमार के बेटे, उनकी डेथ हो गई। एक सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस के विनर रहे हैं, उनकी डेथ हुई है। अभी हाल ही में हमारे 50 साल के उम्र के जो राजू श्रीवास्तव, उनकी डेथ हुई है। इस तरह से लगातार हम जिनको मानते हैं कि सेलिब्रिटी या बड़े लोग जो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते होंगे, अच्छी डाइट लेते होंगे, जीवन शैली उनकी अच्छी होगी, उसके बावजूद कार्डिक अरेस्ट से उनकी डेथ हो जाना, ये एक महत्वपूर्ण गंभीर विषय है। और भारत में इस तरह की घटनाएं होना काफ़ी गंभीर विषय है। तो इसलिए डोरी फाउंडेशन के जो हमारे इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयवीर जी, उनसे काफ़ी समय से मेरी चर्चा चल रही थी। तो हमने तय किया कि क्योंकि आप लोग डोरी फाउंडेशन के जो डॉक्टर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि, एक अपनी भूमिका रखते हैं, एक अपना एक स्तर रखते हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक ग्लोबली स्तर पर वो देख पाते हैं। अगर हम क्योंकि जयपुर और राजस्थान की बात करें तो यहाँ के जो डॉक्टर का हैं वो काफ़ी अच्छे भी हैं, सब कुछ हैं। और चूँकि डॉक्टर जयवीर जी ने बताया कि मुझे इस पैनल डिस्कशन के अंदर न सिर्फ जयपुर राजस्थान बल्कि पूरे भारत भर के उस रीजन के हमारे डॉक्टर गणमान्य लोग हमारे साथ में है। ये एक बहुत अच्छी सुखद और सकारात्मक एक अच्छी पहल है कि हम लोग इस मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये एक
हमारे तमाम डॉक्टरों का हमारे मातृभूमि के प्रति, हमारी जन्मभूमि के प्रति भी कहीं न कहीं एक कर्तव्य का हम लोग कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर जयवीर जी से निवेदन करूँगा कि वो आगे इसको मॉडरेट करें, आगे इसको बढ़ाएँ। बस मेरा इतना ही कहना है कि पत्रिका समूह डोरी फाउंडेशन की ओर से आयोजित जो टॉक शो जो पैनल है, करीब 1 घंटे चलने वाला है। इसमें जैसा कि जयवीर जी ने बताया कि न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियक एक्सपर्ट इसमें हैं। एक मैं बात कहना चाहूँगा कभी अगर आंकड़ों की और हम लोग अगर नज़र दोहराएँ, तो भारत में 63% जो मौतें खराब जीवन शैली की वजह से होती है। इसमें से 55% लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें अगर दिल की बीमारी जो है, हार्ट अटैक से जो है, वो 27% लोग मारे जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे चिंतन करना, मनन करना और उसके हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर यानी कि हमारे इस धरती के जो भगवान हैं, आप सभी भगवानों का, गॉड्स का इस पत्रिका के टॉक शो में स्वागत है। डॉक्टर जयवीर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे का डिस्कशन बढ़ाएं। उससे पहले सबसे पहले सवाल मैं करूंगा कि कार्डिक अरेस्ट जो है, सडन कार्डिक अरेस्ट डेथ जिससे हो रही है और ये क्यों बढ़ रही है, इस पर चर्चा आगे शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे साथियों से कहूंगा कि अपना कैमरा ऑन करें, क्योंकि ये टीवी का प्रोग्राम है जो राजस्थान पत्रिका में राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी टेलीकास्ट होगा। तो प्लीज अपना, अगर पॉसिबल हो सके तो अपना कैमरा ऑन रखिएगा। तो सबसे पहले आपका जो सवाल है, मैं हमारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और डोरी फाउंडेशन के कार्डियोलॉजी के चेयर डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा जी से इस विषय पर कुछ रोशनी डालने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तो नमस्कार शैलेंद्र जी, बहुत मैं आभारी हूँ और डॉक्टर राठौर का इसको ऑर्गेनाइज किया। तो सबसे बड़ी बात तो हमको ये समझनी है कि हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। मेरी निगाह से लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है आम आदमी को समझने में। तो हार्ट अटैक होता है जबकि आपकी हार्ट की मसल को ब्लड की सप्लाई नहीं होती और उसका मोस्ट लाइकली उसका जो कारण है वो होता है कि अपने हार्ट की जो आर्टरी रीजन के अंदर जो प्लाक बिल्डअप होता है वो सडनली बर्स्ट हो जाता है। उसके होने के कारण जो आर्टरी है बिल्कुल बंद जाती है और हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। उसके कारण फिर दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, सांस फूलता है, पसीने आते हैं, तो वो है हार्ट अटैक। लेकिन ये हार्ट अटैक अबाउट 25% to 30% रीजन के कारण एक एबनॉर्मल हार्ट की बीट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम टैकिकार्डिया या कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट का नंबर 1 कॉज है हार्ट अटैक। लेकिन कार्डियक अरेस्ट जो होता है, जो कोलैप्स हो जाते हैं लोग, उसका हार्ट अटैक कारण नहीं है, हालांकि सबसे कॉमन यही कारण है। लेकिन कई बार यंग आदमियों में जिनको उनको पता नहीं है, उनके कुछ मसल की बीमारी हो जैसे कार्डियोमायोपैथी हो, उनके इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जो उनको पता नहीं है, जैसे कई बार ड्रग एडिक्शन होता है, कई बार वो ऐसे एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं हार्ट में। तो अगर ऐसा आदमी स्ट्रेस करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने सिस्टम को स्ट्रेस करेगा, तो भी सडनली इलेक्ट्रिकल रिदम डिस्टर्बेंस होने के कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हालांकि वो चीज़ बहुत रेयर होती है, लेकिन जैसा शैलेंद्र जी ने कहा कि ये बढ़ती जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है और कोई एक कारण नहीं इसका। लेकिन अधिकतर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये मोस्ट लाइकली ये होता है कि ये साइलेंट प्लाक बिल्डअप होता है जो कि इनको पता नहीं है। चाहे कोई सेडेंटरी हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे डांसर हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, और जब वो अपने सिस्टम को स्ट्रेस करते हैं, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, ओवरएग्जर्शन करते हैं, या ड्रग्स हो, या फिर पोल्यूशन हो, या फिर कोविड हो, या कोई इन्फेक्शन हो, कोई ना कोई स्ट्रेस ट्रिगर करता है, उसके कारण जो साइलेंट प्लाक है वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है और उसके कारण हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक के कारण एबनॉर्मल कार्डियक डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रिकल रिदम डिस्टर्बेंस और वो फेंटिंग और कोलैप्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट। अभी एसएमएस के प्रिंसिपल सर डॉक्टर बगड़ता सर ने ज्वाइन किया है। आपका स्वागत है राजीव जी। गुड मॉर्निंग सर। राजीव, नमस्कार सर। राजीव, वेलकम। नमस्कार। Sorry to get you in the morning time. सर थैंक यू सर, थैंक यू। Thanks for coming. Yeah. तो शैलेंद्र जी, आपका कोई सवाल होगा जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब अगर आप कुछ सवाल करें बिल्कुल हम चर्चा कर सकते हैं।
डॉक्टर राजीव जी, मोस्ट वेलकम टू द पत्रिका टॉक शो पैनल डिस्कशन में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। चलिए डॉक्टर साहब, आप एसएमएस जैसा बड़ा अस्पताल जिससे कि न सिर्फ जयपुर राजस्थान बल्कि आसपास के कई राज्यों के पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि रेफरेंस टू राजस्थान आप जो है ये कार्डियक अरेस्ट जो है, सडन कार्डियक डेथ और स्ट्रोक इन यंग में जो हो रही है, इसको लेकर आप कुछ प्रकाश डालेंगे, मार्गदर्शन करें। ये अभी कुछ पिछले कुछ मैं कहूँगा कुछ महीनों से या पिछले 2 साल से जो सडन कार्डियक अरेस्ट एंड स्ट्रोक इन यंग के कुछ केसेस हमारे मीडिया में भी काफी आ रहे हैं, और हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स हॉस्पिटल में भी कुछ आते हैं, इमरजेंसी जो हमारी है एसएमएस हॉस्पिटल की। और डेफिनेटली मीडिया में आने से, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज भी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, कुछ बिकॉज ऑफ सडन एक्सर्शन, या ये एक बड़ी बड़ी जो आम मरीज जो मेरे से आके पूछते हैं कि साहब हम तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें नहीं करें, बिकॉज बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं जो कि मीडिया में बहुत प्रचारित हुए हैं, जिसमें कि अमुक सेलिब्रिटी एक्सरसाइज कर रही थी और उससे पहले उसको कोई रोग नहीं था, उसको कोई सिम्टम नहीं थे, एंड सडनली द पेशेंट कोलैप्स्ड और पेशेंट की डेथ हुई। तो जैसा भी डॉक्टर ब्रह्मानंद सर ने बताया कि ऐसा या तो उस रोगी को पता नहीं होता है कि उसके पहले कुछ ऐसे जो धमनी है जो हार्ट को खून सप्लाई कर रही है, उसमें कोई छोटे मोटे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं या जिनको प्लाक बोलते हैं, उसके बारे में उनको पता नहीं होता है, क्योंकि उसके कारण से उनको कोई सिम्टम्स या उनके कोई लक्षण नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो प्लाक है वहां पर या जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है वो इतना सीवियर नहीं है कि उससे पेशेंट को लक्षण हो। पर जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है या पेशेंट कुछ इमोशनल उसको डिस्टर्बेंस होता है, तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसके चलते वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट जो है वो एकदम से ब्रेक हो जाता है, और फिर वो एक पूरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिससे कि हार्ट अटैक आ जाता है। यहाँ पर ये बताना बहुत आवश्यक है कि आम आदमी क्या करे, उसको तो सिम्टम्स है नहीं, वो कैसे इस बात को क्या पता लगाए कि उसको कुछ आगे ध्यान क्या रखना है, क्योंकि तो सडनली होता है। तो यहाँ ये बहुत ही आवश्यक है कि हो सकता है कुछ ऐसे हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं या जो यंग डेथ्स हुई हैं या यंग स्ट्रोक्स हुए हैं, हो सकता है उनमें कोई अनुवांशिक प्रॉब्लम हो, उनमें कोई जेनेटिक ऐसा हिस्ट्री रही हो, उनके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही हो जिसमें कि सडन अरेस्ट हुआ या किसी को यंग पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ। तो ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे सब्जेक्ट्स को कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले, या कुछ स्पेशली जो सेलिब्रिटीज हैं जिनकी लाइफस्टाइल बड़ी इरेगुलर है, बड़ी लाइफस्टाइल बहुत वो मॉडरेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको कुछ बेसिक टेस्ट करा लेने चाहिए जिससे कि ये आगे इस खतरे से बच सके। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश में तो हो ही रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, पर आज हमारे इंडिया में भी बहुत जगह सीटी स्कैन सेंटर्स उपलब्ध हैं, जहां पर कि अगर हम ऐसे रोगियों को, यंग पेशेंट्स जो हैं, यंग लोग जो हैं जिनके अगर फैमिली हिस्ट्री है या जिनके कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड प्रोफाइल है, जिसको हम जो ब्लड टेस्ट होता है अगर वो कराएं, उसमें पाएंगे कि उनके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो थोड़े से एबनॉर्मल होते हैं। तो इन सब चीज को प्रिवेंट करने के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि अगर किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो यू शुड बी मोर केयरफुल बिफोर गोइंग अहेड विद सम एक्सरसाइज, अनयूजुअल एक्सरसाइज अगर कोई करेगा। दूसरी बात ये हुई कि वो अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, रेगुलर बेसिस पे कराएं, जिसमें कि अपने लिपिड प्रोफाइल, जिसमें सारे फ्रैक्शंस ऑफ लिपिड्स हैं वो आ जाते हैं। थर्ड जो एक टेस्ट है जिसके बारे में समझता हूँ हमारे बीच में डॉक्टर ब्रह्मानंद मौजूद हैं, डॉक्टर जयवीर भी इस बारे में प्रकाश डालेंगे, जिसमें कि हम सीटी स्कैन कराएं, जिससे कि सीटी स्कैन कराने से हार्ट की धमनियों के मिनिमल प्लाक्स जो हैं, जो बहुत कम से कम प्लाक्स भी हैं, वो बिफोर दे गेट सिम्टोमेटिक वो हमें पता लग सकते हैं, जिससे कि उसके समय रहते हम इलाज कर सकें। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद। मैं सभी हमारे गणमान्य जो डॉक्टर जुड़े हैं, डोरी के सदस्य, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर वो कंफर्टेबल हैं तो सभी अपना कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि ये रिकॉर्ड किया जा रहा है जिसको बाद में पत्रिका टीवी पर भी चलाया जाएगा। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो अभी सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले जिन्होंने नहीं किया। अब मेरा अगला जो सवाल है कि जो सडन कार्डियक डेथ्स जो हो रही है और स्ट्रोक जो हो रहे हैं, इसके लिए क्या चीज़, डॉक्टर राजीव जी ने भी बताया बहुत अच्छी बात कि भाई उनको समय समय पर टेस्ट कराने रहने चाहिए, क्योंकि अचानक पता नहीं चलता है, क्योंकि एक आम आदमी जो जीवन जीता है उसको पता नहीं होता कि अचानक अटैक कैसे हुआ है
और किस तरह घर परिवार वाले भी जब अचानक अटैक आता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है तब जाके उनको पता चलता है। और हिस्ट्री, पारिवारिक अगर हिस्ट्री है तो उसको भी अवेयर रहना चाहिए। कुल मिला के कहीं न कहीं ये बात सामने निकल कर आई है कि जागरूक रहना है, सतर्क रहना, ये इसकी प्राथमिकता है। अब मैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी को क्या-क्या ऐसे सिम्पटम है, क्या-क्या ऐसी परिस्थितियाँ शरीर में परिवर्तन होते हैं, उससे पता चलता है कि वो हृदय की बीमारी, कार्डियक अरेस्ट के आसपास है या उसको लकवा मार सकता है। इस तरह के ऐसे क्या लक्षण हैं जिससे पता चल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए? कार्डियोलॉजी का तो मैं ब्रह्मा जी से कहूंगा कि वो प्रकाश डालें, लकवे के ऊपर मैं बाद में कमेंट करता हूँ। तो जयवीर, जी। आप, मैं बाद में बोल दूंगा, आप उसको एड्रेस करें पहले प्लीज। हाँ, तो ये कई कॉमन चीजें जो हैं, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, जो कि एक ब्लॉकेज जो होती है हार्ट की आर्टरीज के अंदर, कोरोनरी आर्टरी, उसी तरह गले की जो कैरोटिड आर्टरीज हैं उसके अंदर भी वही हो सकता है। और जो दिमाग के अंदर की जो आर्टरीज होती हैं, जो कि मिडल सेरेब्रल आर्टरीज हैं या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, या फिर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इन सभी के अंदर ये सेम फिनोमिना जो है, कत्था जब जाने का जो काम होता है, धीरे धीरे हो सकता है। और इसके कई कारणों से, कईयों के अंदर तो अनुवांशिक रोग हो सकता है कि भाई जेनेटिकली कुछ लोग इस चीज के लिए प्रोन होते हैं, और बाकी कुछ जो खान पान और जो लाइफस्टाइल होती है उसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। तो कई जैसे स्मोकर्स हैं, उनके अंदर ये काफी पाया जाता है कि भाई जो निकोटीन होता है, जो कि आर्टरीज के अंदर जाके है ना, इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। और कई बार जो होता है, ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जिसे हम कहते हैं, वो अनस्टेबल और सॉफ्ट प्लाक होता है, जो कि किन्हीं की वजहों से, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर आपकी आदत, एक्सरसाइज की आदत नहीं है और आप अचानक ही बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज शुरू कर दें, और ऊपर से आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको पता नहीं कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसमें क्या मिलावटें हैं, क्या पेस्टिसाइड्स हैं और क्या नहीं है। और स्पेशली भारत का जो मार्केट जो है कई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स का और उसका, जैसे प्रोटीन पाउडर्स हो गए या दूसरी चीजें हो गए, उनके अंदर कई चीजें मिलावटी आने आ गई हैं। एक हार्वर्ड का एक पेपर भी अभी रिसेंटली आया था जिसके अंदर पाया गया कि ये इन चीजों के अंदर आर्सेनिक, लेड, कुछ पेस्टिसाइड्स, दुनिया भर की कई चीजें जो हानिकारक चीजें हैं वो पाई गई हैं। तो इन सब से बच के रहना भी आजकल बड़ी मुश्किल चीज है। तो टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाना, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको सीमित रखना, अपना शरीर का जो वजन है उसको कंट्रोल में रखना, और रेगुलर और नियमित कंट्रोल्ड वे में एक्सरसाइज करके अपना स्टेमिना बना के धीरे धीरे उसको, अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। और तो स्ट्रोक के माध्यम से मैं काफी देखता हूँ, कई केसेस, इतना कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी हम देखने में आता है कि कई जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, और उसकी वजह से भी जो है स्ट्रोक का रिस्क उनमें बढ़ जाता है। और मैंने तो एक्चुअली अपनी प्रैक्टिस में कुछ मैसिव जो स्ट्रोक देखे हैं जिसके अंदर की पेशेंट्स की डेथ भी हो गई है, बहुत यंग लोगों के अंदर, वो मेरे देखने का आया है। और फिर डायबिटीज एक है, और एक जो ओबेसिटी है जिसके अंदर लकीली आज मेरे बड़े भाई डॉक्टर रणवीर राठौर, जो कि बोर्ड सर्टिफाइड इन बेरियाट्रिक मेडिसिन है, और ऑलरेडी ही इज आल्सो एक्चुअली इन ट्रेनिंग विद द फॉर्मर मिस्टर इंडिया कुलदीप राजावत, सो ये रेगुलर उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर रणवीर राठौर, आप क्या इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे एक्सरसाइज की जाए, कैसे अपने खान पान का ध्यान रखा जाए, कैसे शुगर और मेटाबॉलिक जो कंडीशन है उसको कंट्रोल में रखा जाए? अच्छा, थैंक यू जयवीर। आई थिंक इसमें काफी टॉपिक पे बात हुआ। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो रहा है यहाँ पे वो एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लाक फॉर्मेशन और ब्लॉकेज पर देखा जाए तो लास्ट 20-25-30 सालों में इंडिया में हेल्थ केयर में बहुत एडवांसमेंट हुई है, बहुत स्पेशलाइजेशन हुआ है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले हैं। पर एक चीज में जहां अभी भी लैक कर रहे हैं वो है प्रिवेंटिव केयर, जो कि यूएस में काफी चल रही है। जैसे एवरी सीजन जब हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं तो इनका पीडियाट्रिक हेल्थ चेकअप होता है एंड दे हैव टू साइन ऑफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, जो इसको अपन हॉकम भी कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। जेनेटिकली ये खानदानी बीमारी है और ये इसका कोई डायग्नोसिस बनता नहीं है अनलेस कि इसका आप स्क्रीनिंग करो। तो उसका जो पॉपुलेशन में जो उसका इंसिडेंस है वो करीब 1 in 500 है, तो मतलब 500 लोगों में से एक आदमी को होगा। और इमेजिन कर लो कि अगर आप जयपुर जैसे शहर में की पॉपुलेशन लगाओ लाखों में है, उसमें कितने लोगों को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होगी। और ये लोग जब 30-40s में आके हेल्थ में अवेयरनेस लाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
so then they are getting exposed to the risk, and that is why you see a lot of death which might be from this. तो एक चीज तो ये हो गई, तो ये तो हो गई आपकी खानदानी जो आप with some errors in the heart muscles. और सेकंड जो है कि इंडियन पॉपुलेशन एज सच, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं या जैसे बेसिक बीएमआई है, तो जैसे जनरल बीएमआई जैसे हम वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए 26 मानते हैं, 26 से ऊपर जाता है तो आपका रिस्क इंक्रीज होता है मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज। इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये 23 से नीचे रखना चाह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन पर्टिकुलरली एट रिस्क है फॉर डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर जेनेटिक मेकअप। तो हमारे पास एक वो रिस्क है कि हमारा जेनेटिक रिस्क है, एक हमारा खान पान थोड़ा ज्यादा तेल और मसाले का है, और एक्सरसाइज का एलिमेंट कम है, तो ओबेसिटी रैम्पेंट है। मतलब आप 40s में देखो तो हर आदमी के अंदर आपको बीएमआई जो है 30 के आसपास मिलेगा ओबेसिटी, और 40 में आके उनमें अवेयरनेस आती है कि नहीं अब तो हेल्थ को संभालना है, और ये कोशिश करते हैं एक्सरसाइज करने की, पर पहले से कोई स्क्रीनिंग नहीं है, रिस्क फैक्टर्स सारे पहले से हैं, तो यू स्टार्ट सीइंग दैट की इनके अटैक या स्ट्रोक हो रहा है, और उसकी रिपोर्टिंग भी अब ज्यादा हो रही है मेरे ख्याल से। और जो थर्ड एलिमेंट है जो कि जयवीर ने बोला, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज, तो जो जिस तरह से इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग का जो ट्रेंड बना है पिछले आई थिंक 5-10 सालों में ज्यादा बना है, पर ऑब्वियसली पिछले 20-25 साल से है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे तो मिस्टर यूनिवर्स या मिस्टर ओलंपिया में इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और उसके अंदर बढ़ ही रहा है साथ में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन यूज का। अब टेस्टोस्टेरोन यूज रैम्पेंट है, पब्लिक यूज कर रही है, अवेलेबल है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, पर लोगों को पता भी नहीं है कि ये जो ड्रग्स ले रहे हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो ये जो साइड इफेक्ट, वन ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, और वन ऑफ द रीजंस इज एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक फॉर्मेशन, इंक्रीज रेड सेल एंड हीमोस्टेसिस, जो कि स्टेबिलिटी बनती है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो भी ये खराब करता है। ऑब्वियसली इफ यू टेक इट, आप ज्यादा समय तक लोगे तो आगे प्रोस्टेट कैंसर और रिस्क बढ़ते हैं, पर ये एक जो है बहुत ही रैम्पेंट है, जो मेरी बात करके मैंने लोगों से पूछा है, तो इजीली अवेलेबल है, एवरीबॉडी इज यूजिंग इट। तो आई थिंक इसमें अगर आप, जैसे आपने पूछा कि आम आदमी को कैसे पता चले कि हमें ये हो सकता है या हम एक्सरसाइज करें या ना करें, तो उसमें सबसे पहले ये कि भाई आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपना स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ, डायबिटीज चेक कराओ, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया आपका जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो स्टेटस है, रिस्क है, जैसे सीटी कोरोनरी स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप, अगर हाई रिस्क हो तो आप स्ट्रेस टेस्ट करवा सकते हैं, एकोकार्डियोग्राम करा के आप अपना हार्ट की मसल्स का साइज चेक करवा सकते हैं। ये एक प्रिवेंशन सेटअप है जो कि आप एक डॉक्टर्स को थ्रू जगा के करें। और दूसरा जो है अपना वजन कंट्रोल में रखें, और उसमें सबसे पहले अपना डाइट के एडजस्टमेंट करें, और टेस्टोस्टेरोन जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, ये बहुत ही हार्मफुल चीजें हैं, ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, फिजिशियंस के थ्रू ही होनी चाहिए अगर उस पेशेंट में डेफिशिएंसी मिलती है, अदरवाइज उसको मसल बढ़ाने के लिए यूज ना करें, बिकॉज इससे आपके काफी रिस्क बढ़ते हैं। तो ये 3 चीजों पे मैं कहूंगा कि फोकस है। एक बार रिवीजन अगर इसका किया जाए तो पहले अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से या अपने इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर से क्लियरेंस लें, कोई ड्रग ना यूज करें, और डाइट पे कंट्रोल करें, और ग्रेजुअली एक्सरसाइज बढ़ाने की कोशिश करें, और अदरवाइज रिस्क तो आप देखोगे तो जैसे हम लोग कोरोनरी एंजियोग्राम्स रिपोर्ट देखते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन का और जैसे कि वेस्टर्न पॉपुलेशन का, तो इंडियन पॉपुलेशन के अंदर कोरोनरी आर्टरीज की जो धमनियां हैं वो बहुत ही पतली दिखती हैं कंपेयर टू अगर आप देखो कॉकेशियन या अफ्रीकन अमेरिकन में। तो आप पहले ही आपकी धमनी छोटी हैं, फिर आपकी डाइट अगर बहुत तेल और घी वाली है, और आपको ऊपर से डायबिटीज के इंसिडेंस ज्यादा हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग डेफिनेटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ CAD एंड सडन कार्डियक डेथ। थैंक यू। ये हमारे जो जुड़े हुए पैनलिस्ट हैं डॉक्टर, मैं सवाल में करूंगा जो भी वो एक आम जनता का सवाल है, यहाँ के जनता का, तो डॉक्टर जयवीर जी आप किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं, या जो भी हमारे डॉक्टर जो साथ में जुड़े हैं उनको लगता है एक सवाल का जवाब वो बेहतर दे सकते हैं, तो वो उनका सभी का स्वागत है। अभी अगर हम बात करें तो ये साइलेंट किलर बनता जा रहा है। सभी डॉक्टर रणवीर जी, डॉक्टर राजीव जी और डॉक्टर ब्रह्मा जी ने अपना विषय रखा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 में से जो 4 मौतें हो रही 45 साल से कम उम्र वालों, साइलेंट किलर बनता जा रहा है। सभी ने अपना अपना किया। मैं चाहता हूँ कि कंक्रीट जो निकल कर आए एक समरी,
क्या कारण है इसके, तो वो हम एक कारण मीडिया के माध्यम से जनता के साथ देना चाहेंगे। 5-10 ऐसे प्रमुख कारण हैं, तो वो सब हम नोट कर लेते हैं। तो एक समरी के रूप में आप बताना चाहेंगे प्रमुख कारण क्या क्या हैं इसके? तो ब्रह्मा जी आप हाँ। लाइट डाल। तो एक कारण नहीं इसका, मल्टीपल रीजंस हैं। लेकिन चाहे वो बीमारी जो प्लाक बिल्डअप की हम जो बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लाक ब्रेन में हो और स्ट्रोक हो जाता है उससे, जैसे डॉक्टर राठौर ने कहा, अगर वो प्लाक आपके लेग्स में है तो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। वही प्लाक अगर आपके हार्ट में है तो एंजाइना और हार्ट अटैक होगा। बीमारी वही है, लेकिन वो बॉडी के किस पार्ट में है और डिफरेंट वेज में वो अपना आप मैनिफेस्ट करेंगे। अगर हार्ट में है तो चेस्ट पेन होगा, सांस फूलेगा। अगर ब्रेन में होगा तो थोड़ा वीकनेस आएगा, थोड़ा नमनेस आ जाएगी, कई बार वीकनेस हो जाएगी, कई बार आंखों का विजन चले जाएगा। लेकिन आपकी बात का जो जवाब ये है कि प्रोसेस और पैथोलॉजी वही है, और हो इसलिए रही है कि 3-4 चीजें काम करती हैं। जैसे सभी ने कहा कि जेनेटिक्स हो, मेटाबॉलिज्म हो, स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन हो, लेकिन अल्टीमेट पैथवे होता है प्लाक रप्चर। और अगर 5 चीजें मिला के आप काम करें तो एक जेनेटिक्स है, एक आपकी अर्ली डायबिटीज है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और हम कहेंगे कि एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल का पार्टिकल है जो कि जेनेटिक्स के बेसिस होता है, उसको बोलते हैं LP(a). वो उनमें बहुत कॉमन होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक होता है 30s एंड 40s में। उसका स्क्रीनिंग हम बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं बहुत सभी इंडियंस के लिए मैं भी यहाँ भी सभी को रेकमेंड करता हूँ कि LP(a) को सबका स्क्रीनिंग होना चाहिए, वंस इन अ लाइफ। और दूसरा है आपका जो एडिक्शन, बाहर का एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो भी काम करता है। तो 5 चीज अगर मैं लिस्ट करूँ आप तो कहूँगा, सबसे पहले तो बैड जीन्स, ओबिसिटी एंड मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम जिसका डायबिटीज और प्री डायबिटीज हो, फिर आपके कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स, और फोर्थ होगा आपकी डाइट, नंबर 5 का एडिक्शन, एंड देन पोल्यूशन। और नए डेटा करेंगे पोल्यूशन और ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो सभी में प्ले करता है। ये चीजें 5 चीजें मिलकर आपका प्लाक रप्चर होता है। लेकिन अगर कोई आदमी को कुछ पता नहीं है तो एक बात मैं कहूंगा, जैसे कि डॉक्टर बगटा ने कहा, डॉक्टर राठौर ने कहा कि वेट मत करो। अगर अगर आपको कुछ भी नहीं है, आप फिजिकली फिट भी हो, लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है ऐसी जिसमें कि अर्ली हार्ट अटैक या सडन डेथ हो रही है, तो एक आप टेस्ट करवा लीजिए जिसका कि डॉक्टर बगटा साहब ने कहा, उसको बोलते हैं हम कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। बहुत सिंपल टेस्ट है, 60 सेकंड्स का। उसमें आपको पूरा एंजियोग्राम नहीं करवाना, केवल जाके अपना स्कोर कराओ, अपना प्लाक बिल्डअप का लो। वो नंबर सबसे रिलायबल है और सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा एक्यूरेट प्रेडिक्टर है। नो मैटर कि आपकी जेनेटिक्स खराब है, कि आप डायबिटीज हो, स्मोकर, कुछ भी हो, लेकिन आपका स्कोर आपके सामने वो आपको झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपका स्कोर हाई है 300 से ऊपर तो समझ लो आपके हार्ट डिजीज है, आपको पता नहीं है, आपके लक्षण नहीं होंगे। आपका स्कोर 100 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। अगर आपको जाके एग्जर्शन करना है, वॉकिंग करनी है, बॉडी बिल्ड करनी है, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज है, तो मेक श्योर एवरी साउथ एशियन और इंडियन get the coronary calcium score, because their coronary calcium score is actually a life score. So सबसे important चीज अगर आप मम्मी से मैं कहूँगा इस समय इस कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में, कि प्लीज गेट योर स्कोर इफ एनी डाउट इन अर्ली एज। यहाँ भी बीमारी होती है 60s एंड 50s में, लेकिन इंडिया में 10-15 साल 20 साल पहले हो रही है। तो हम कहेंगे 30-40 साल की उम्र में ही अगर हिस्ट्री है फैमिली में, डायबिटीज है, तो स्कोर करवा लीजिए। और अगर आप अपने स्ट्रेस पे जा रहे हो, ट्रेनिंग पे जा रहे हो, तो एक बार स्कोर करवाओ या एक बार स्ट्रेस टेस्ट करवाओ, EKG कराओ, ताकि पहले से ये कंजेनिटल जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स उनका पहले से पता लग जाए। यस सर, बहुत ही बढ़िया, आपने सुंदर तरीके से आपने बताया कि किस तरह से जांच जो है वो करना जरूरी है। और जो स्कोर वाला इश्यू बताया वो भी काफी, मुझे लगता है कि ये हमारे पाठकों के लिए या जो जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने बताया सर। शैलेंद्र जी, हम अभी तो ब्रह्मा जी ने बताए 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इन सबको जो एक अंडरलाइन करता जो पॉइंट है वो है कि स्क्रीनिंग का। तो ये तो मेजर स्क्रीनिंग का आपने बताई है, और एक जो है वो रेगुलर स्क्रीनिंग जो कि वार्षिक तौर पे जो कम से कम, चलो यंग एज से नहीं तो कम से कम 40 के बाद से शुरू कर देनी चाहिए, कि भाई एनुअल बेसिस पे सभी का जो है कोलेस्ट्रॉल और शुगर चेक और किडनी की प्रॉब्लम्स, बिकॉज समटाइम्स किडनी की डिजीज की वजह से भी जो एथेरोस्क्लेरोसिस की जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो उसी को इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए डोरी फाउंडेशन ने अभी जो एसोसिएशन, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया ओरिजिन AAPI है, उनके साथ मिलके
एक उनका जो अडॉप्ट विलेज प्रोग्राम है उसको राजस्थान में हम जो है डोरी ऑन व्हील्स के तौर पे उसको लेके आ रहे हैं। और हर जो रहने वाले एनआरआई राजस्थानीज हैं वो अपने अपने गांव को उसमें गोद लें, जिसमें कि मैं और डॉक्टर रणबीर राठौर मेरे ब्रदर हमने मिलके हमारे गांव को उसमें गोद लेके ये काम करने की घोषणा की है। डॉक्टर ब्रह्मा बॉस अपने गांव में इसको करने की घोषणा की है, और ऐसे और भी हमारे कुछ साथी हैं। और मैं ये आपके माध्यम से पूरे राजस्थान वासियों को ये मैं मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि ये एक्टिविटी जो हम दिवाली पर जो है, एक दिवाली का जो एक गिफ्ट है जो राजस्थान के लिए, हम उसकी घोषणा कर रहे हैं। और गांव में जो हैदराबाद से एक स्पेशल एक लैब की टीम आएगी, जो कि जो जो अडॉप्टेड गांव है उसमें 150 से 200 लोगों की जो बेसिक जो खून की जांचें होती है, शुगर की जांच हो गई, किडनी के फंक्शन की हो गई, ये सारी चीजें, ऊपर से उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वगैरह सारी चीजें चेक होगी। और उसके माध्यम से हम स्क्रीन करके एक रिपोर्ट बनाएंगे। और फाइनली अभी ये जो भारत का जो 75 वर्षों का जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसमें उसका टारगेट जो है आप ही और डोरी ने शुरुआत आप ही ने की है और डोरी उसमें जुड़ रही है कि 75 गांव में कम से कम भारतवर्ष में हम इसको पहुंचाएं। ऑलरेडी जो है वो 65 गांव में ये काम आप ही जो है कर चुकी है, और हम चाहते हैं कि इसकी जो समापन जो है इसको जो पूरा करने का जो काम है राजस्थान में हो। और ये आपके माध्यम से मैं हर जगह पे, और जो भी इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहें इसके अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ब्रह्मा जी से, मेरे से, या डोरी के किसी भी सदस्य से आप मिल सकते हैं, और इस बात को हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयवीर जी। आपने काफी महत्वपूर्ण बात बताई कि एडॉप्ट विलेज और डोरी ऑन व्हील्स वाला जो अभियान है, निश्चित तौर पर इसको हम मीडिया के माध्यम से और भी प्रचारित करेंगे ताकि जनता भी इससे जुड़े, और जो लोग हमारे भामाशाह या अन्य लोग जो एडॉप्ट विलेज की थीम के साथ जुड़ना चाहे। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के बाद एक सबसे बड़ा विषय युवाओं में और तमाम लोगों में एक समस्या आ रही है लकवा की। अचानक लकवा आ जाता है, इस विषय पर प्रकाश डालें सर। तो जैसे जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, लकवा बेसिकली वही है जो जिसे कहते हैं इस्कीमिया ऑफ द ब्रेन। जैसे हार्ट अटैक इस्कीमिया ऑफ द हार्ट है, उसी तरह से किसी धमनियां, जो दिमाग की जो धमनियां होती हैं उसके अंदर किसी तरह से कत्था जम जाता है और दिमाग को खून नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है, जिसे कि हम लकवा कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं, या फिर स्ट्रोक कहते हैं जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर। उसमें भी उसके कई कारण हैं। उसमें हार्ट का भी अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। हार्ट की जो रिदम की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, उसमें क्लॉट बन सकता है, कत्था जम सकता है हार्ट के अंदर, और वो फिर ब्रेन में जाके लकवा कर सकता है। दूसरा, जो गले की जो नसें हैं, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज हैं, उसके अंदर अगर कत्थे जम जाते हैं और अगर वो प्लाक रप्चर वहां से होता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी का होता है, वो ऊपर जाके उसमें दिमाग के अंदर जो है लकवा मार सकता है। तो ये एक चीज है। और फिर स्मोकर्स हो गए, या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, या अनुवांशिकी रोग हो गए, कईयों के दिमाग की जो नसें होती हैं वो छोटी होती है, और ऊपर से फिर एथेरोस्क्लेरोसिस और उन चीजों की वजह से उसमें ब्लॉकेजेस हो जाती है। बेसिकली वही कारण है। और अगर ये आपके डोमिनेंट हेमिस्फीयर, जो कि ज्यादातर लोगों का जो लेफ्ट ब्रेन होता है डोमिनेंट होता है, और अगर उसमें जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं, जैसे लैंग्वेज है, आपकी मेमोरी है, या फिर दोनों साइड के जो आपके जो मोटर कंट्रोल है, अगर उस एरिया के अंदर डैमेज हो जाता है, तो अगर मैसिव स्ट्रोक हो तो जान भी जा सकती है, जिसे मैलिग्नेंट इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। और अदरवाइज वो आपको पैरालाइज कर सकता है और डिसेबल कर सकता है। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसका टाइम टू टाइम चेकअप करना, वजन कंट्रोल में रखना, वो बेसिकली सेम चीजें हैं आप जो हार्ट हेल्थ के लिए करना चाहेंगे, वही आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टू टाइम चेकअप करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारे जो इसके जो आधारभूत जो आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसके बचाव के कारण कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हो भी जाता है, तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि वो तुरंत किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में पहुंचे, ताकि उसका समय पर इलाज हो सके। शुरू के 4.5 घंटे के अंदर एक जो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन, जैसे टीपीए कहते हैं जिसे, वो दे के काफी जो है डिसेबिलिटी जो है उसको कम किया जा सकता है। राजस्थान में कुछ तो मैं ये भ्रांतियां मैं आपके माध्यम से दूर करना चाहूंगा लोगों की, कि लोग कहते हैं कि जो जो मोटे होते हैं, जो ओबीस होते हैं, वो काफी हेल्दी होते हैं। ये पुराना जो हमारा जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, लोगों को समझने की जरूरत है कि ये हेल्दी नहीं है।
और वो अपने खान पान पे ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वजन कंट्रोल में रखें। और दूसरा, जो सोते समय जो खर्राटे लेके सोते हैं, तो हमारा ये कहना होता है कि ये तो बहुत ही सुखी आदमी है और अच्छी अच्छी नींद ले रहे हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि स्नोरिंग, जो गैस्पिंग जो होती है सोते वक्त, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से हो सकती है। उसमें कुछ कंपोनेंट जो है सेंट्रल स्लीप एपनिया भी हो सकता है, जिसके अंदर इस्कीमिक कारण जो होते हैं, खून की कमी जो होती है ब्रेन के जो एपनिस्टिक सेंटर्स के अंदर, वो भी उसमें एक रोल प्ले करते हैं। और ये भी एक तरह का साइलेंट किलर है, जो कि काफी हद तक अंडर अप्रिशिएटेड है। और अनट्रीटेड जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सारी रात अगर आप सोचें, आप अपनी 1/3 उम्र जो है आप सोने में बिताते हैं। और उस समय अगर आपकी ऑक्सीजन, आपका ब्रेन का ड्रॉप हो रहा है सिग्निफिकेंटली, जो आपको पता भी नहीं चल रहा है, तो उससे हार्ट की तकलीफें बन जाती है, हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है सोते वक्त, दिमाग के ऊपर भी पड़ता है, और कई बार जो है वो रिदम की प्रॉब्लम्स होती है, कई लोग नींद में भी गुजर जाते हैं। तो अगर कोई स्नोर कर रहे हो तो उसको उसकी टाइम पे जांच कराएं, स्लीप स्टडी करके उसकी डायग्नोसिस कराएं और इलाज करवाएं, और अपना वजन कंट्रोल में रखें। और एक कई सिंपल सी चीजें अगर आपको ध्यान में हो तो आप उसको पहले से ही कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहा होता है कि स्टिच एट अ टाइम सेव्स नाइन। अगर आप पहले से ही उसको पकड़ लें बीमारी को, तो काफी आग परेशानियां ना झेलनी पड़े। जैसे कि राजस्थान में आप देखिए, प्राथमिक शिक्षा, जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो है, लेकिन इतना सुदृढ़ नहीं है, जिस वजह से जब तक लोग बहुत बीमार नहीं हो जाते, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, या फिर कोई झोला छाप या दूसरे जो लोग हैं गांव में इलाज कर रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं या दूसरी दवाइयां दे रहे हैं, और फिर आखिरी में जब हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो फिर वो जयपुर, जोधपुर बड़े अस्पतालों में भागते हैं, जहाँ पे हमारे वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन उनका वर्कलोड इतना ज्यादा है कि बहुत मुश्किल से हर किसी को वो देख पाते हैं या अच्छा इलाज कर पाते हैं। इसलिए आधारभूत ढांचे को सुधारने की बहुत जरूरत है। धन्यवाद। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि लोग कहते थे पहले कि भाई अच्छा मोटा ताजा है तो लगता है कि अच्छे खाते पीते परिवार से है, लेकिन वो खाते पीते परिवार से नहीं है, वो है अनियमित खान पान वाले परिवार से है। और खर्राटे लेता तो आदमी ये कहते थे कि भाई ये तो घोड़े बेच के सो रहा है, यानी कि आनंद की नींद सो रहा है, तो वो भी गलत है। ये सब पुराने जो भ्रामक चीजें हैं, इनसे हमको बाहर निकलना होगा। अब हम बात करें, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बातचीत की है कि एक्सरसाइज वाला विषय हो गया, ये हो गया, हम 3 कैटेगरी पे बात करें, सिलसिलेवार और भी जो डॉक्टर जुड़े हैं। पहला तो ये कि बच्चे, फिर दूसरा है यंग जवान बच्चे, और फिर है बुजुर्ग। ये 3 कैटेगरी हो गया, और चौथा है महिलाएं। मैं चाहता हूं कि इस पे प्रकाश डालें कि बच्चों के अंदर हार्ट अटैक और युवाओं का तो हम लोगों ने चर्चा कर ली कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, बुजुर्गों के अंदर और महिलाओं में ये क्या कुछ अलग है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। Rajiv, you want to address? Speaker. आप अनम्यूट करें सर। आई एम सॉरी। शैलेश जी, आपने कुछ अच्छी बात, कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। इसमें जो आपने जिक्र किया है बच्चों में अटैक का, वो मैं समझता हूँ बहुत ही अनएड्रेस्ड और जिसके बारे में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। इसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। जो बच्चों में हार्ट अटैक होता है या सडन डेथ होती है, वो यूजुअली जो हमारे यूजुअल कॉजेज हैं, कॉमन कॉजेज हैं, वो नहीं होते हैं। उसके कारण कुछ अलग होते हैं। हो सकता है कुछ यंग डेथ्स ऐसे पेशेंट्स में हो जाए जिनमें कि कुछ वंशानुगत ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अनयूजुअली हाई होते हैं। जिन यंग बच्चों को या बच्चों को अगर अटैक आ रहा है, वो अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस से आ रहा है, तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जरूर बहुत ज्यादा होंगे, तिगुने चौगुने ज्यादा होंगे, और उनको हम कुछ स्पेशल दवाइयां होती हैं उनसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। और कई बार तो सारी दवाएं देने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक ग्रुप हो गया बच्चों का जिनमें अटैक आ रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ जो यूजुअल एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है। इसमें इनके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई होते हैं, और ये यूजुअली बड़ी वंशानुगत बीमारी होती है। उनमें और भी उनके जो ब्रदर या सिस्टर होंगे उनमें हो सकता है कि जल्दी डेथ हो। इसके बाद कुछ कंजेनिटल डिजीज होती है जिसके कारण से बच्चों की जल्दी डेथ हो सकती है। उसमें एक कॉमन कॉज बताया, जैसे डॉक्टर जयवीर ने बताया, डॉक्टर ब्रह्मानंद ने बताया, वो होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें जो हार्ट की मांसपेशी होती है वो जरूरत से ज्यादा मोटी होती है,
और बच्चा कोई एक्सर्शन कर रहा है तो उसको एक्सर्शन कारण से उसका हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है, ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी को मिलना बंद हो जाती है एंड बच्चे की डेथ होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जो हार्ट की धमनी है वो बड़ा एब्नॉर्मल कोर्स लेके निकलती है जो मुख्य धमनी से, और वो धमनी अगर एब्नॉर्मल कोर्स रहती है, अगर बच्चा कोई रोता है या कोई ऐसा एक्सर्शन करता है जिससे कि बच्चे के हार्ट पे जोर पड़ रहा है, तो उसको सडनली कोलैप्स होता है। एंड फाइनली जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है बच्चों में वो है एरिथमियास का, या हृदय गति का अनियंत्रित होना या लयबद्ध नहीं होना। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें कि बच्चे की सडन डेथ होती है, जिनको कि हम एरिथमियास बोलते हैं, और या तो किसी अनड्यू एक्सर्शन से या सोते सोते भी कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है। उसमें ये देखा गया है कि उनकी जो हृदय गति है वो अनियंत्रित होती है, लयबद्ध नहीं होती है और उसकी सडन डेथ होती है। ये सब बातें तो हो गई उनके कॉजेस की। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों में अगर ये सब चीजें हैं तो उसका हम कैसे निदान करें, कैसे उसको हम रोक पाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वही आती है कि अगर उस बच्चे के फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, अगर उसकी फैमिली में कोई ऐसी यंग डेथ्स हुई हैं, तो उस फैमिली के बच्चों का स्क्रीनिंग होना बहुत आवश्यक है, जिसमें कि एकोकार्डियोग्राफी जरूरी है, उस बच्चे की ईसीजी बहुत जरूरी है, और एक हमारा टेस्ट होता है जिसको हम होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसमें कि बच्चे की ईसीजी की लय को रिकॉर्ड किया जाता है 24 घंटे के लिए, या फिर जरूरत पड़े तो 48 घंटे के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। और ऐसा करने से अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है जो कि लेटेंट है या सुप्त अवस्था पड़ा हुआ है, तो वो हमारे सामने आ सकता है। बाकी मैं समझता हूँ कि जो एडल्ट्स के बारे में, उसके बारे में डॉक्टर ब्रह्मानंद सर या और भी कोई एक्सपर्ट्स हैं, तो उसके बारे में आई थिंक दे विल थ्रो द लाइट। थैंक यू। तो जो एडल्ट्स की बात है वो शैलेंद्र जी अपने पहले कर चुके हैं। जी बिल्कुल। ये हमको ध्यान में रखना होगा कि हार्ट डिजीज इंडिया में, साउथ एशिया में, साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में 10-15 साल पहले हो जाती है। तो अच्छा। रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो भी रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो 30s एंड 40s में शुरू कर दें। उसमें 4 चीजें हम मांगते हैं कि बहुत जरूरी है करना। वैसे आपका जी। हाइट होगा, वेट होगा, और फिर उसके बेसिस को बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। लेकिन 3 चीजें ब्लड में बहुत जरूरी है। एक तो उनका हीमोग्लोबिन A1C, एक टेस्ट है। आपकी ब्लड शुगर चेक कर लो, वो कोई ज्यादा रिलायबल नहीं है, हाई हो सकती है, लो भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपने रात को क्या खाया है। लेकिन एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन A1C। उससे 3 महीने की 90 डेज का पता लगता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म कैसी है, कि आपका ब्लड शुगर ऊपर है या डाउन है। वो आपको लास्ट के 3 महीने का 90 डेज का एक तरह का रिकॉर्ड दे देता है। वो एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों में ये गलतफहमी है कि अगर हमारे डायबिटीज नहीं है तो हम ठीक है। लेकिन ये गलतफहमी ये है कि अगर आप प्री डायबिटीज भी हैं, अगर आप प्री डायबिटीज है, उस टेस्ट का नंबर होता है 5 to 5.7 या 5 to 5.5। लेकिन वो सारे नंबर हम इंडियंस के लिए थोड़े डिफरेंट है। हम पढ़ते हैं वेस्टर्न टेक्स्ट बुक्स और वेस्टर्न गाइडलाइंस, वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, तो एक दिमाग में यह है कि जो नंबर है, जो थ्रेशोल्ड है, वो हमारे लिए कम है। तो अगर किसी इंडियन का हीमोग्लोबिन A1C 5.5 के आसपास है तो वो प्री डायबिटीज हो सकता है। और हार्ट डिजीज का इंसिडेंस जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो चाहे डायबिटीज हो चाहे प्री डायबिटीज हो, उतना ही है। दूसरा टेस्ट हम रेकमेंड करेंगे कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, जो हर एक आदमी करवाता है, जिसमें हम 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानी जाती है, HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानी जाती है, और ट्राइग्लिसराइड्स को बोलते हैं हम अगली। तो गुड, बैड एंड अगली 3 तरह की कोलेस्ट्रॉल होती है। और हमारे इंडियंस में अधिकतर LDL अधिकतर ठीक होती है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम में है नॉन LDL, कि हमारा HDL लो होगा या हमारा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा। और तीसरा टेस्ट, जैसा कि डॉक्टर जयवीर राठौर ने कहा, सीरम क्रिएटिनिन किडनी टेस्ट, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी किडनी खराब है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सूनर और लेटर एक तरह का सिंड्रोम डेवलप होता है, और फीडबैक लूप है। हार्ट किडनी को अफेक्ट करेगा, किडनी हार्ट को अफेक्ट करेगी। और चौथा टेस्ट जो मैं आपको स्पेशल कह रहा था, पहले भी कर रहा हूँ और अब भी, जो कि नहीं करते हम, यहाँ भी नहीं करते, वहां भी नहीं करते, वो है Lp(a). और Lp(a) एक स्मॉल लाइपोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। उसका नया अभी रिसर्च हुआ है कि उससे अगर प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, प्रीमेच्योर ब्लॉकेज हो रहा है वाल्व में, ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं फॉर नो रीजन,
तो एक हेल्प लिटिल ए टेस्ट जिंदगी में एक बार जरूर करा लेना चाहिए ऐसी जगह। तो 4 टेस्ट बहुत जरूरी हैं और रेगुलर चेकअप करते रहो। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर ये सारे टेस्ट भी नॉर्मल हैं लेकिन अगर आनुवंशिक है, फैमिली में सडन डेथ हो रही है, तो एक बार सीटी स्कैन करवा लो, स्क्रीनिंग सीटी टेस्ट जिसको हम कोरोनरी कैल्शियम स्कोर कहते हैं, और उसके कारण आपको पता लग जाएगा कि आपकी बीमारी है या नहीं है। और इसके पहले कि आपके लक्षण हो, जैसे कि चेस्ट पेन हो, इंजाना, तब तक बहुत आपका वो जो ब्लॉकेज बहुत बढ़ चुका होगा। लेकिन उसके पहले हमको तलाश करनी है कि प्लाक बिल्डअप हो रहा है क्या, क्योंकि बेस्ट टाइम है अर्ली प्रिवेंशन। अगर आपको पहले ही पता लग गया तो आपको कई तरह की दवाएं चालू करनी पड़ेंगी। कोलेस्ट्रॉल की दवाई लो, एस्पिरिन ले सकते हो, और उस समय ये सब चीजें साथ साथ होती हैं। अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो विद इन फ्यू ईयर्स यू विल डेवलप डायबिटीज या वाइस वर्सा। तो 3-4 चीजें आसपास होती रहती हैं, कोई पहले होता है कोई बाद में होता है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज, ये सारा एक सिंड्रोम है। तो अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन, वही प्रिवेंशन है, उसी से बचा सकते हैं। जब तक हार्ट अटैक हो गया और कोलैप्स हो गया, सडन डेथ हो गई, इट्स टू लेट। दैट मीन्स हमने उसको फेल कर दिया, सोसाइटी हैज फेल्ड द पर्सन। जी सर। थैंक यू ब्रह्मा जी। शर्मा जी, इसके साथ ही पूर्ण करें, अगर कोई खास कोई और कोई हाँ important नहीं, question? एक महत्वपूर्ण सवाल है जी ये। तब हम लोगों ने सब चर्चा की, एक कोरोना विषय जो आ रहा है सामने कि भाई कोरोना के बाद हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ी है। तो ये क्या भ्रम है, एक बार कोरोना के बाद या जिनको कोरोना हो चुका उनको हो रहे हैं, थोड़ा सा इस बार एक बार प्रकाश जरूर डालें कि कोरोना से हार्ट अटैक का क्या जुड़ाव है। मैं इसको एड्रेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे सेंट लुइस में वीए हॉस्पिटल है, उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की है, लॉन्ग टर्म और हाई क्वालिटी स्टडी हुई है यहाँ पे सेंट लुइस में। और वो नेचर आर्ट मैगजीन है, साइंस मैगजीन, बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल, उसमें पब्लिश हुई थी। उन्होंने फॉलो अप किया है। तो कोविड की स्टेज, एक तो ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ड्यूरिंग कोविड हमको मालूम है कि ड्यूरिंग कोविड अबाउट 10 to 20% जो हार्ट अटैक हो रहे थे, और शुरू में हमने देखा हार्ट अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एबनॉर्मल है, तो सारे के सारे लोग उनको कैथ लैब में ले गए और पता लगा कि वहां कोई ब्लॉकेज ही नहीं था। तो अधिकतर जो हार्ट अटैक हो रहे थे कोविड के टाइम पे, वो हो रहे थे क्योंकि ब्लॉकेज कारण नहीं हो रहे थे, वो हो रहे थे कि या तो आपके प्लाक रप्चर हो गया, या आपके कोरोनरी स्पैज्म हो गई, या आपके मायोकार्डाइटिस हो गई, और ये आपके ब्लड क्लॉट हो गया। तो ये चीजें जो कोविड के टाइम पे थी, तो या कोविड के टाइम पे हार्ट अटैक इंसिडेंस बढ़ गई थी और उनकी पैथोलॉजी डिफरेंट थी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके प्लाक बैठे हुए थे और कोविड के कारण उनका प्लाक रप्चर हो गया। पोस्ट कोविड ये भी जरूरी समझना है कि पोस्ट कोविड, जिसको हम लॉन्ग टर्म कोविड बोलते हैं, इसके बाद में ये भी पता लगा कि about 10 to 12%, ऑलमोस्ट 20% रिस्क हार्ट अटैक की बढ़ गई। तो कोविड के टाइम पे रिस्क बढ़ी हुई है, लेकिन पोस्ट कोविड भी 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर तक वो जो टेंडेंसीज हैं, इन्फ्लेमेशन की है, ब्लड क्लॉट होने की है, वो टेंडेंसी इंक्रीज रहती है उनके कारण। इसलिए अभी तभी हम देखते हैं कई तरह का, आपने स्टोरी सुनी होगी, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि पेशेंट रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड बट ही डाइड एट होम। ये स्टोरी बहुत फेमस हो गई थी कि कोविड से तो ठीक हो गए लेकिन घर गए और कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो ये था वही फिनोमिनन प्लाक रप्चर का, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, कार्डियोमायोपैथी और ब्लड क्लॉट, ये चीजें होते जा रही थी। लेकिन पोस्ट कोविड भी बहुत जरूरी है कि उनको फॉलो करें। अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो उनका हम ईसीजी करें, उनका एकोकार्डियोग्राम करें, और कम से कम उनको एस्पिरिन, स्टैटिन, और अगर उनका एकोकार्डियोग्राम और ईसीजी और उनके रेगुलर हार्ट बीट या ब्लड क्लॉट्स हैं तो उनको हम लो डोज ब्लड थिनर पर डालें, कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए। ये बहुत जरूरी है। और इसी बात को आगे करते हुए कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी सिमिलर जो प्रॉब्लम्स हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से, और एक कहते हैं कि जो कथा जमने की जो टेंडेंसी होती है ब्लड की, वो बढ़ जाती है, हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेर हो जाता है। तो कई बार एक्यूट स्ट्रोक मैंने देखे हैं कई पेशेंट्स के अंदर, और कई न्यू ऑनसेट सीजर डिसऑर्डर हैं वो देखे हैं, मिर्गी रोग है। तो ये इन्फ्लेमेशन है, हाइपरकोगुलेशन है, ये सारी चीजें जो है दोनों हार्ट और ब्रेन दोनों के लिए एक चिंताजनक सिचुएशन है। थैंकफुली अभी कोविड का सिचुएशन पहले से काफी सुधार हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं इसके अंदर वैक्सीन ले। वैक्सीन के साथ में भी कई लोगों ने मेंशन किया है कि मायोकार्डाइटिस का रिस्क रहता है, लेकिन रिलेटिवली कम है किसी बैड स्ट्रेन ऑफ कोविड वायरस के कंपैरिजन में।
तो इन भ्रांतियों में ना जाएं, अपना ध्यान रखें। और जब भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सावधानी की अगर चेतावनी आती है तो मास्क रखें, अपना दूरी मेंटेन करें, और टाइम पर अपना अगर जब भी सिम्टम्स आए तो जाके जल्दी चेक कराएं, बजाय कि डिले करें उस चीज को। धन्यवाद। एक सर लास्ट सवाल है, लोगों में भारत में थोड़ा सा भ्रम है, कई बार बीच में खबर भी आई है कि ये जो वैक्सीन का कोई इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स हुए हैं, कोरोना की जो वैक्सीन आई है उसको लेकर भी लोगों में बहुत सारे भ्रम है, बहुत सारे लोग चला भी रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन आई थी उसको लेने के बाद अटैक से कोई संबंध है क्या इसका? देखो, उसके ऊपर बहुत स्टडीज हो चुकी हैं, जैसा कि डॉक्टर राठौर ने कहा, बहुत रेयर है। सो वैक्सीन के कारण किसी का हार्ट अटैक हो या किसी के इन्फ्लेमेशन हो, जिसे कारण हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, ऐसे वैक्सीन को पहले ही रिमूव कर दिया। एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन था, उसको हटा दिया। लेकिन जो कुछ केस हम यहाँ देख चुके हैं, वो वैक्सीन के कारण कुछ पेरिकार्डाइटिस के होते हैं, वो बहुत रेयर हैं और बहुत ही यंग लोग में होते हैं। अधिकतर अपने आप रिकवर जाते हैं और कोई ऐसा एक भी केस नहीं है जिसके कारण वैक्सीन के कारण किसी की डेथ हुई हो, पेरिकार्डाइटिस के कारण हो चाहे हार्ट अटैक के कारण हो। तो ये एक फोबिया है, एक तरह जी। का डर है। ये किसी के दिमाग में आना नहीं चाहिए। रेगुलर वैक्सीनेशन लो, रेगुलर प्रिकॉशंस लो और अपने डॉक्टर के साथ फॉलो अप करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। तो सर अब और कुछ पूरा करें सर इसमें? बिल्कुल, पूरा करते हैं। आई थिंक काफी अपन ने वाइड कवर कर लिया है इसे, जी। कार्डियोलॉजी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हर चीज को इसमें टच किया है अपन ने। और अगर कोई लोगों के इसको टेलीकास्ट होने के बाद में अगर कोई सवाल आते हैं तो हम उसको लिखित रूप में हम उसका जवाब करके एक आर्टिकल भी कर सकते हैं बाद में। मैं एक बिल्कुल सर। रविर एक 30 सेकंड लेना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि जो हार्ट अटैक और कोलैप्स हो रही है उसमें एक तो कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। दूसरी बात यह है कि अगर हार्ट अटैक हो चुका और सडन डेथ हो चुकी, तो लेमन की, एवरेज आदमी की सीपीआर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उस समय मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। एईडीज वगैरह, सीपीआर वगैरह, कई बार देखता हूँ कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, बेसिक ट्रेनिंग है, सीपीआर वगैरह भी चालू नहीं। लेकिन उस विषय में भी हम ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर बगटा साहब से बात कर रहे हैं, ताकि स्कूलों में डॉक्टर्स को भी एक तरह की मैंडेटरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बेसिक सीपीआर तो करो और एईडी रखो, जहाँ के कम से कम उनको थोड़ा चांस दो जो जीने का। तो उस हिसाब से भी अदर एंड जब कोलैप्स हो चुका, अगर डेथ हो चुकी, तो देयर शुड बी समथिंग, सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर एन एवरेज पब्लिक हेल्थ टू स्टार्ट द रिससिटेशन, गिव हिम अ चांस टू कम बैक। यस सर, श्योर, बिल्कुल। हम डॉक्टर राजीव जी भी साथ में, और ये डोरी के साथ में जो कार्यक्रम हुआ है, तो सीपीआर वाली ट्रेनिंग के लिए मैं पत्रिका की ओर से आपको आमंत्रित करता हूं कि पत्रिका के साथ मिलकर पूरे राजस्थान में इस अभियान को हम लोग चालू कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी लाइव हम बता सकते हैं कि किस तरह से सीपीआर दें। बिल्कुल। इसके अंदर ऐसा है कि हर जगह पर वेल ट्रेन्ड लोगों का मिलना मुश्किल होता है, दूर दराज के क्षेत्र में कई लगे। तो मे भी अगर पत्रिका के साथ मिलके एक नंबर कॉल किया जाए जिसपे कि एक टीम ऑफ एक्सपर्ट उनको गाइड करे कि कैसे करना है, क्योंकि हड़बड़ाहट की सिचुएशन के अंदर कई लोगों को, और कौन, आप रियलिस्टिकली देखें तो गांव में रेगुलर बेसिस पे कौन ट्रेंड होते हैं, बहुत ही कम लोग अवेलेबल होते हैं। तो एक इमरजेंसी नंबर टाइप कुछ हो जिसमें कि वो कॉल करें और फिर सामने से जो एक्सपर्ट आदमी जो है उनको गाइड करे कि ऐसा करिए वैसा करिए। जैसे कि हम टेली स्ट्रोक है यहाँ पे, उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि हर जगह पर स्ट्रोक स्पेशलिस्ट नहीं है। हाँ, हालांकि अमेरिका के अंदर भी हर जगह पर स्ट्रोक स्पेशलिस्ट नहीं है, इसलिए उसको हम यूज कर सकते हैं। और सीपीआर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं खुद जॉन्स हॉपकिंस से आता हूँ, जहाँ जहाँ की सीपीआर के जननी कहा जाता है जिसे। तो अगर आप देखा जाए तो दो तीन जो मेन जो लोग थे उनमें से एक हॉपकिंस के ही थे। तो इस मैसेज को और राजस्थान में प्रिवेंशन को, प्रिवेंटिव केयर को बढ़ावा देने के लिए डोरी ऑन व्हील्स, जो कि आपी के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है, उसमें हम चाहेंगे कि पत्रिका हमारा साथ दे और हमारा इस चीज को आगे बढ़ाने में, राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में सहयोग कराएं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, गणमान्य जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये था पत्रिका समूह और डोरी फाउंडेशन की ओर से आयोजित टॉक शो पैनल डिस्कशन, जिसका सब्जेक्ट था सडन कार्डियक डेथ एंड स्ट्रोक्स इन यंग। तो पूरी टीम का और जो जुड़े हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम में दिया है, सभी का धन्यवाद। और हम लगातार आगे, मैं डोरी फाउंडेशन के डॉक्टर जयवीर जी और ब्रह्मान जी हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर हम लोग
हर महीने के पहले सोमवार को भी अगर हम चाहें तो अलग अलग विषय पर हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं, जो और उस विषय पे एक साथ जो विषय विशेषज्ञ है उनको जोड़कर हम आगे कर सकते हैं। तो ये हमारे मातृभूमि, हमारे जन्मभूमि के लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। आप हर महीने के लिए एक टॉपिक पिक कर लीजिए और आम जनता से उस पे सवाल आमंत्रित कर लीजिए, और फिर डोरी के जो डॉक्टर्स हैं उन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं हर महीने या एवरी अदर मंथ, समथिंग वी कैन डू दैट। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू, सेलिब्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू।